मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। फ्रेंड्स, कुछ ही दिनों पहले बांग्लादेश में चुनाव हुए हैं। क्या बांग्लादेश का चुनाव हमारे सिविल सर्विस परीक्षा की दृष्टि से कोई मायने रखता है? सच पूछे तो आज इसी विषय पर मैं बात करने जा रहा हूं और मेरे विषय का जो विस्तार है वो बांग्लादेश से बाहर निकल करके पड़ोसी देशों तक है। क्योंकि अगर हम सिर्फ बांग्लादेश को आधार बना करके कुछ तैयारी करने की सोचेंगे तो शायद हम अपनी दृष्टि को सीमित कर रहे हैं और यूपीएससी के चरित्र के साथ न्याय नहीं कर पा रहे हैं। और सीधी सी बात है कि अगर हम यूपीएससी के चरित्र के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे तो फिर हम अपने साथ न्याय कैसे करेंगे? तो आइए सबसे पहले इस घटना को देख लेते हैं। घटना ये हुई कि बांग्लादेश में अभी आम चुनाव हुए। वहां 300 सीट में से बाकायदे वहां की जो अभी प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, वो 5वीं बार फिर से प्रधानमंत्री बन गई हैं। 300 सीटों में से इनकी पार्टी को 223 सीटें मिली हैं और इनकी पार्टी का नाम है आवामी लीग। यहां जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि शेख हसीना के समय में भारत और बांग्लादेश के संबंध बहुत ही निकट के, घनिष्ठ और बहुत ही मित्रतापूर्ण रहे हैं। शेख हसीना कई बार भारत को अपना सबसे निकटतम, सबसे विश्वसनीय मित्र कह चुकी हैं। यानी कि उनके दिमाग में भारत के प्रति बहुत ही सम्मान का भाव है, मित्रता का भाव है। और इसका एक ऐतिहासिक कारण भी है। कारण यह है कि भारत और पाकिस्तान के युद्ध के दौरान 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। शेख हसीना के पिता मुजीबुर रहमान साहब ही उस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे जिनके नेतृत्व में बांग्लादेश का निर्माण हुआ। बाद में 1975 में दुर्भाग्य से मुजीबुर रहमान साहब की हत्या कर दी गई। उस समय शेख हसीना को भारत ने ही शरण दी थी और चूंकि बांग्लादेश भारत का इतना बड़ा ऋणी है और शेख हसीना जो अभी वहां की प्रधानमंत्री हैं, मुजीबुर रहमान की बेटी हैं, यह भी एक बहुत बड़ा कारण है कि वे भारत के प्रति कृतज्ञता महसूस करती हैं। इसके अतिरिक्त भी भारत और बांग्लादेश के जो संबंध हैं, लगातार आपको अखबारों में पढ़ने को मिलते रहते हैं कि भारत उन्हें कितना सपोर्ट कर रहा है, कनेक्टिविटी के लिए कितना काम कर रहा है, उसके आर्थिक विकास में भारत का कितना बड़ा योगदान है। और उसके परिणाम स्वरूप आज बांग्लादेश की जो आर्थिक स्थिति है बहुत बेहतर हो गई है और खासकर 2 दशक के दौरान तो वहां की जो प्रति व्यक्ति आय है वो 3 गुना बढ़ गई है और बहुत से लोग वहां गरीबी से बाहर आ गए हैं। राइट? तो सच पूछे तो बांग्लादेश में जो शेख हसीना की जीत हुई है ये भारत के लिए बहुत राहत की बात है, खुशी की बात है। मैंने कहा कि राहत की बात है, खुशी की बात है। ऐसा क्यों? इसलिए हमारे जो दूसरे पड़ोसी देश हैं उनमें 2-3 पड़ोसी देशों के बारे में तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं। मालदीव के साथ हमारे संबंधों में जो खटास आ रही है, जो तनाव बढ़ रहे हैं, आप बहुत अच्छे तरीके से परिचित हैं कि किस तरीके से मालदीव सीधे सीधे, बहुत ही प्रत्यक्ष रूप से चीन की तरफ झुक चुका है और भारत के विरोध में नीतियां बना रहा है, कदम उठा रहा है। और यह हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ोसी देश है, हिंद महासागर में स्थित है, रणनीतिक दृष्टि से उसका बहुत बड़ा महत्व है। और इससे स्वाभाविक है कि अगर बांग्लादेश में एक ऐसी सरकार आती है जो भारत के प्रति बहुत ही मित्रवत रुख रखती है तो राहत की बात है। दोस्तों, तो अब इसी घटना को आधार बनाकर, यानी कि जो बांग्लादेश में चुनाव हुए हैं, इनको आधार बनाकर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में किस तरह के प्रश्न पूछे जाने की संभावना बनती है, अब मैं जरा इस पर बात करूंगा। देखिए, सीधे सीधे तो प्रश्न पूछा नहीं जाएगा कि बांग्लादेश में चुनाव हुए, उसके क्या परिणाम हुए, भारत के लिए इसके क्या निहितार्थ हैं। वो बहुत ही सामान्य सी बात होगी। उसमें कहीं कुछ भी जरा सा भी न तो उलझाव है और न ही इसके जरिए आपके किसी ज्ञान और टैलेंट की परीक्षा हो सकेगी। तो बेहतर होगा कि हम थोड़ा प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस हैं उन पर निगाह डालें। वहां से हमें संकेत मिल सकता है कि इस घटना से किस तरह के प्रश्न पूछे जाने की संभावना बनती है। इस दृष्टि से मैं आपके सामने 2 प्रश्न रख रहा हूं। उसमें एक का संबंध सीधे सीधे बांग्लादेश से है और दूसरे का संबंध श्रीलंका से है। तो पहले बांग्लादेश पर जो प्रश्न पूछा गया है उसे हम देख लेते हैं। प्रश्न है, बांग्लादेश के ढाका के शाहबाग स्क्वायर में हुए विरोध प्रदर्शनों ने समाज में राष्ट्रवादी इस्लामी शक्तियों के बीच मौलिक मतभेद उजागर किया है। भारत के लिए इसका क्या महत्व है? यानी कि देखिए, बांग्लादेश में विरोध प्रदर्शन हुए, ठीक है। अब उसका भारत के लिए क्या महत्व है? घटना पर कुछ भी नहीं पूछा जा रहा है,
उस घटना का क्या महत्व है भारत के लिए, यह पूछा जा रहा है। राइट, एक देश में घटना जो घटित हुई है उसका हमारे लिए क्या महत्व है। अब जो दूसरा प्रश्न है दोस्तों, ये 2022 में पूछा गया है। इसके केंद्र में है श्रीलंका। श्रीलंका पर किस तरह का प्रश्न पूछा गया है? भारत श्रीलंका का बरसों पुराना मित्र है। पूर्ववर्ती कथन के आलोक में श्रीलंका के वर्तमान संकट में भारत की भूमिका की विवेचना कीजिए। दोनों में आपको क्या सिमिलरिटी दिखाई दे रही है? सिमिलरिटी ये है, बांग्लादेश में एक घटना घटी, भारत के लिए उसका क्या महत्व है। श्रीलंका में एक घटना घटी, क्या है ना, पूर्ववर्ती कथन के आलोक में श्रीलंका के वर्तमान संकट में, श्रीलंका एक संकट में आया था, आर्थिक संकट में बहुत बुरी तरह से फंस गया था, उसमें भारत की भूमिका की विवेचना कीजिए। इसका मतलब यह हुआ कि हमारे पड़ोसी देशों में जब कोई घटना घटित होती है और वो एक प्रोमिनेंट घटना होती है, तो फिर ये देखा जाता है कि भारत का उसमें रोल क्या रहा है, या भारत का उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, या भारत का उसके लिए क्या इंपॉर्टेंस है। ये एक सामान्य किस्म का ढांचा या स्वरूप हमें प्रश्नों का दिखाई दे रहा है। तो इसके आधार पर अब हम बांग्लादेश में जो घटना हुई है उसे समझने की कोशिश करते हैं। पहली बात, आप देखिए कि बांग्लादेश की ये जो घटना है और मालदीव में जो कुछ भी हो रहा है, ये घटनाएं लगभग थोड़े से आसपास की हैं। मालदीव में चुनाव हुए थे नवंबर में, वहां चीन समर्थित राष्ट्रपति, या कह लीजिए वहां जो राष्ट्रपति है वो बहुत ज्यादा चीन के पक्ष में है, वो चुनकर आए, और उसके बाद से मालदीव के साथ हमारे संबंध थोड़े से तनावपूर्ण होते चले गए। बांग्लादेश में शेख हसीना आ गई हैं, जो भारत की मित्र हैं, तो ये भारत के लिए बहुत राहत की बात है। और बहुत जल्दी ही पाकिस्तान में चुनाव होने हैं। देखिए, पाकिस्तान में चुनाव में कोई भी जीते कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो पकड़ होती है वहां की राजनीतिक व्यवस्था में वो फौज की ही होती है। तो इस तरह से हम 3 चुनावों को देख रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद इस तरह का प्रश्न बने कि हमारे पड़ोसी देशों में जो राजनीतिक स्थितियां होती हैं या जिस तरह की सरकारें होती हैं, उनका भारत पर क्या प्रभाव पड़ता है, भारत का उनके लिए क्या महत्व है, इस तरह का शायद प्रश्न बन जाए। तो मैंने मालदीव की चर्चा की, बांग्लादेश की चर्चा की, और इधर फिर पाकिस्तान में जो चुनाव होने हैं उनकी भी लगभग चर्चा हो चुकी है। चुनाव के परिणाम कुछ भी हो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो आइए अब इसे थोड़ा सा देख लेते हैं। दोस्तों, जब मैंने कहा कि पड़ोसी देश, तो याद रखिए कि सिलेबस में अलग से मेंशन किया हुआ है भारत और उसके पड़ोसी राष्ट्र, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप पिछले सालों के प्रश्न पत्रों को उठा करके देख लीजिए, तो हर साल आपको पड़ोसी देश से संबंधित एक न एक प्रश्न मिल जाएगा, प्री में भी और मेंस में भी। प्री में जो प्रश्न आएंगे, डेफिनेटली अगर किसी देश में कोई बहुत ही महत्वपूर्ण घटना घटित हो रही है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। मालदीव के बारे में इससे पहले बात की जा चुकी है। बांग्लादेश के बारे में जो थोड़े से तथ्य हो सकते हैं उन पर मैंने चर्चा की है, और भारत तो बांग्लादेश के साथ अपनी सबसे लंबी सीमा रेखा साझा करता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। राइट, यहां मैं एक बात आपको जरूर कहना चाहूंगा कि जो 1971 का वार है भारत और पाकिस्तान के बीच जो हुआ था, वो आपको अच्छे से तैयार कर लेना चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। ये जो टॉपिक है इसका वो है इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, आजादी के बाद भारत के अंतर्गत यह टॉपिक आएगा। तो जब हम पड़ोसी देशों की बात करते हैं तो आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि हमारे पड़ोसी देशों के साथ संबंध किस तरीके के हैं और उन संबंधों के पीछे सरकार किस तरीके से है। हो सकता है कि मेरी ये बात थोड़ी सी आपको अस्पष्ट सी हो, जैसे उदाहरण के तौर पर नेपाल तो भारत का बहुत ही निकटतम मित्र रहा है, हिंदू राष्ट्र रहा है, लेकिन नेपाल में जब भी कम्युनिस्ट विचारधारा वाली पार्टी आती है, भारत के संबंध थोड़े खराब होने लगते हैं, तनावपूर्ण होने लगते हैं। उसका कारण है कि चीन का सपोर्ट मिलता है। भारत में जो पड़ोसी देश हैं उनके संबंधों के पीछे चीन एक बहुत बड़ा कारण है। चीन जब हस्तक्षेप करना शुरू करता है तो हमारे संबंध थोड़े से डगमगाने लगते हैं। नेपाल के बारे में भी वही है, मालदीव के बारे में आप देख चुके हैं। दूसरे देशों को भी चीन जब प्रभावित करने की कोशिश करता है, जैसे भूटान के लिए वो कोशिश कर रहा है, बांग्लादेश पर उसने बाकायदे अपना सिक्का जमाने की कोशिश की, ऋण दे करके कि हम आपका आर्थिक विकास करेंगे, लेकिन बांग्लादेश को बहुत जल्दी समझ में आ गया। नेपाल को अभी समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि वहां कम्युनिस्ट सरकार है, तो हमारे संबंध थोड़े से तनावपूर्ण होने लगते हैं। श्रीलंका के साथ भी ऐसे ही है। श्रीलंका में सरकार बदलती है, उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, चीन के हस्तक्षेप से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। तो कोई सरकार चीन की तरफ थोड़े से ज्यादा झुक जाती है, कभी वो भारत की तरफ झुकाव ले लेती है, लेकिन वो दोनों के साथ संबंध को मेंटेन करके चलते हैं। श्रीलंका की कम से कम ये खासियत तो है। दोस्तों, जो म्यांमार है, म्यांमार में सैन्य शासन है,
तो देखिए, भारत एक डेमोक्रेटिक राष्ट्र है। सीधी सी बात है कि हमारे पड़ोसी देशों में जहां लोकतांत्रिक सरकारें होंगी, उनकी विचारधारा हमसे काफी मेल खाएगी। तो जब किसी देश में लोकतांत्रिक सरकार होगी तो उसके साथ संबंध बेहतर हो जाते हैं। म्यांमार में ऐसा नहीं है। इधर अफगानिस्तान को देख लीजिए। अफगानिस्तान में तालिबानी सरकार है, उसकी सरकार को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता नहीं मिली है। कुछ ही दिनों पहले की बात है कि तालिबानी सरकार ने बकायदे भारत में जो उसका दूतावास था, कुछ इल्जाम लगा करके अपना दूतावास बंद कर दिया है। यानी कि अफगानिस्तान के साथ भी हमारे संबंध उतने अच्छे नहीं है, बावजूद इसके कि भारत अपने संबंधों को बहुत ही संतुलित बनाए रखने की हर संभव कोशिश कर रहा है। तो दोस्तों, ये थोड़ी सी जानकारियां मैंने हमारे जो पड़ोसी देश हैं उनके बारे में आपको दी है। एक बात और जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, अभी मैंने पड़ोसी देशों के साथ संबंधों के जिन आधारभूत तत्वों की बात की है, प्लीज इसे आप अपने दिमाग में रख लीजिए। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये जो तत्व है पड़ोसी देशों के साथ हमारे संबंधों के, ये उन देशों के साथ आगे जो हमारे संबंध विकसित होंगे उनको समझने में, यूं कह लीजिए कि फंडामेंटल फैक्टर्स का काम करेंगे, मूलभूत तत्वों का काम करेंगे। इससे आपको हमारे संबंधों को उन देशों के साथ समझने में बहुत मदद मिलेगी। आप करके देखिए, आप भौचक्के रह जाएंगे कि सच में किसी देश के साथ संबंधों को इस रूप में भी देखा जा सकता है। तो दोस्तों, इस विषय के बारे में बस इतना ही। इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।